सेमिस्टर, नया सब्जेक्ट, नया ईयर, बरोबर। बट अगेन घूम फिर के बैक टू हम लोग प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट के पास ही आ रहे हैं वापस। यार आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को प्रोग्रामिंग मैंने ही सिखा है। स्टार्टिंग फ्रॉम सेमिस्टर 2 हमने देखा था सी प्रोग्रामिंग, बराबर। सेमिस्टर 3 में हमने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा, हमने पढ़ा जावा प्रोग्रामिंग। सेमिस्टर 4 में हमने पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ा, हमने पढ़ा एओए, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम। सेमेस्टर 5 में भी ना स्टूडेंट हम लोग अगेन एक प्योरली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं। तो अपने ये सिलसिला ना सेमेस्टर 7 तक रहता है। सेमेस्टर 5 में अभी ये प्रोग्रामिंग पढ़ रहा हूँ, सेमेस्टर 6 में सिस्टम प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा और सेमेस्टर 7 में ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नया प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट जिसका नाम है इंटरनेट प्रोग्रामिंग, बरोबर। इंटरनेट प्रोग्रामिंग कंप्यूटर आईटी दोनों को कॉमन है। बेसिकली आईटी का जो इंटरनेट प्रोग्रामिंग है उनका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, अल्दो सब्जेक्ट का नाम सेम है। फिर भी आपका सिलेबस मुझे लगता है कंप्यूटर वालों का काफी सारा सॉर्टेड है। तो सिलेबस क्या है, एक्चुअली क्या पढ़ने वाले हैं, और आज सिलेबस को स्टार्ट भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विथ यू। मेरा आवाज सबको क्लियरली सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर। ओके, तो चलिए मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूं एंड लेट्स स्टार्ट। मेरा स्क्रीन में सबको दिखता रहेगा, बराबर ना स्टूडेंट्स? हाँ चलिए चालू करेंगे अपना सब्जेक्ट इंटरनेट प्रोग्रामिंग। इंटरनेट प्रोग्रामिंग क्या है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, ये जानने के लिए मुझे अपने पहले चैप्टर का पहला टॉपिक देखना पड़ेगा। स्टूडेंट मेरा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन, उसके अंदर का जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ओके, पहला एक क्वेश्चन से चालू करता हूं। हैव यू हर्ड समथिंग बिफोर क्लाइंट एंड सर्वर? क्या आप में से कोई मुझे प्लीज अनम्यूट करके बता पाएगा क्लाइंट मतलब क्या, सर्वर मतलब क्या? व्हाट इज क्लाइंट, व्हाट इज सर्वर? एनीवन? आर यू लिसनिंग क्लाइंट एंड सर्वर वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? नहीं ना, इसके पहले सुना रहेगा ना क्लाइंट सर्वर। हेलो? Client is the user. क्लाइंट इज ए यूजर, ओके वेरी गुड। और कुछ? Server provides information and client requests for information. बरोबर, एकदम परफेक्ट जाना, वेरी गुड। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलू ना तो क्लाइंट, क्लाइंट मतलब वो, बाय द वे क्लाइंट कुछ भी हो सकता है। क्लाइंट कैन बी अ कंप्यूटर, क्लाइंट कैन बी अ मशीन, क्लाइंट कैन बी एन एप्लीकेशन, इवन क्लाइंट कैन बी अ पर्सन ऑल्सो। क्लाइंट कैन बी एनीवन हु ऑलवेज वांट्स दिस सर्विस। एक ऐसा मशीन, एक ऐसा एप्लीकेशन, एक ऐसा कंप्यूटर, एक ऐसा बंदा जिसको हमेशा सर्विस चाहिए होता है, उसको मैं बोलूंगा क्लाइंट। तो क्लाइंट इज द वन हु ऑलवेज वांट्स दी सर्विस, जिसको सर्विस चाहिए। दोस्तों क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो सर्विस उसे देने का काम मेरा दूसरा कंप्यूटर करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वर। तो क्लाइंट मतलब वो जिसको हमेशा सर्विस चाहिए, बरोबर। वेराज सर्वर मतलब वो जो हमेशा उसको सर्विस देगा। इसके लिए क्लाइंट सर्वर का एकदम सिंपल सा डेफिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है क्लाइंट मतलब वो ना जिसको हमेशा सर्विस चाहिए। इसके लिए क्लाइंट का डेफिनेशन है क्लाइंट इज दी सर्विस अक्वायरर। सुना आपने मैंने क्या बोला? आई सेड क्लाइंट इज दी सर्विस अक्वायरर। वेरा सर्वर मतलब वो ना जो हमेशा सर्विस देता है उसको। इसके लिए सर्वर का डेफिनेशन बोलो तो सर्वर का डेफिनेशन बोला जाता है सर्वर इज नथिंग बट द सर्विस प्रोवाइडर। तो क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर एंड सर्वर इज द सर्विस प्रोवाइडर। सुना आपने?
यस सर। मेरे तसल्ली के लिए फिर से आगे आज और आज के बाद किसी ने पूछा व्हाट इज क्लाइंट, तो क्या डेफिनेशन दोगे रे? व्हाट इज क्लाइंट? क्लाइंट इज व्हाट? क्लाइंट इज द सर्विस अक्वायरर। सर्विस अक्वायरर, 2 वर्ड का डेफिनेशन है। व्हाट इज द सर्वर? सर्विस प्रोवाइडर। बरोबर। यार दुनिया के सामने क्लाइंट और सर्वर ये 2 वर्ड जिस कंपनी ने लाए, उस पर्टिकुलर कंपनी का, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है WWW। आपको WWW का फुल फॉर्म पता रहेगा? वर्ल्ड वाइड वेब, बरोबर ना? यस। WWW ने 1989 में दुनिया के सामने ये 2 वर्ड्स रखे। WWW का जो डेवलपर है या WWW का जो इन्वेंटर है, उसका नाम है टिम बर्नर्स ली। मैंने अपने स्लाइड के अंदर नाम रखा है, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। टिम बर्नर्स ली ने 1989 में WWW की स्थापना की, और WWW इस ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सामने पहली बार ये 2 वर्ड रखे, क्लाइंट और सर्वर। तब तक अपने को क्लाइंट सर्वर इतना कुछ पता नहीं था। WWW कंपनी ने सिर्फ ये 2 वर्ड्स नहीं दिए अपने को, WWW कंपनी ने ये 2 लोग एक दूसरे के साथ काम कैसे करते हैं ये भी बताया। WWW ने इनका जो आर्किटेक्चर बताया, उस आर्किटेक्चर का नाम है 2 टियर आर्किटेक्चर। मुझे लगता है आर्किटेक्चर के अंदर बस 2 ही लोग थे, क्लाइंट और सर्वर। इसके लिए इस आर्किटेक्चर को नाम दिया गया 2 टियर आर्किटेक्चर। तो चलो देखते हैं 2 टियर आर्किटेक्चर अपना काम कैसे करेगा। सबसे पहले क्लाइंट, मैंने क्या बोला रे? क्लाइंट इज व्हाट? सर्विस अक्वायरर, बरोबर ना? क्लाइंट को हमेशा सर्विस चाहिए होता है, तो क्लाइंट को सर्विस मिले, इसके लिए मेरा क्लाइंट हमेशा मेरे सर्वर को भेजता है HTTP रिक्वेस्ट। सुना? कौन किसको क्या भेजता है बताइए मुझे। क्लाइंट सर्वर को भेजता है HTTP रिक्वेस्ट। बरोबर, HTTP रिक्वेस्ट। कैन एनी वन ऑफ यू नो द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? व्हाट इज HTTP? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बरोबर बरोबर बरोबर। इंटरनेट के ऊपर काम करने के लिए, आपने तो CN पढ़ा है यार, इंटरनेट के ऊपर काम करने के लिए ना अलग अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। नॉर्मल फाइल भेजने के लिए मशीन टू मशीन वायर्ड में हम लोग यूज करते हैं FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर इंटरनेट के थ्रू भेजना है तो मुझे यूज करना पड़ता है HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कभी कभी TCP होता है, UDP होता है, IP होता है, SMTP होता है, बरोबर ना? ये सारे मेरे प्रोटोकॉल्स है। चलो आई एम नॉट गोइंग इन दैट, CN पढ़ाना मेरा रोल नहीं है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग HTTP के रूल्स फॉलो करते हैं। इसके लिए रिक्वेस्ट को बोलते हैं HTTP रिक्वेस्ट, इट्स अ प्रोटोकॉल। तो क्लाइंट मेरे सर्वर को भेजता है HTTP रिक्वेस्ट कि भाई मुझे सर्विस दे। सर्वर मेरे क्लाइंट को सर्विस देता है, मतलब सर्वर मेरे क्लाइंट को भेजता है HTTP रिस्पॉन्स। सुना सबने मैंने क्या बोला? क्लाइंट सर्वर को क्या भेजता है? HTTP रिस्पॉन्स। बरोबर। और सर्वर क्लाइंट को क्या भेजता है रिटर्न में? HTTP रिस्पॉन्स। बरोबर। इस सिंपल से आर्किटेक्चर का नाम था 2 टियर आर्किटेक्चर। 1989 में जब लॉन्च किया गया WWW, तो टिम बर्नर्स ली ने 2 टियर आर्किटेक्चर दुनिया के सामने रखा। उसने बोला कि क्लाइंट और सर्वर इस तरह से काम करते हैं। अभी कुछ दिनों बाद, रादर कुछ सालों बाद, 2 टियर आर्किटेक्चर के कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिसएडवांटेज सामने आए। ऐसे तो 2 टियर आर्किटेक्चर के बहुत सारे प्रॉब्लम है, सारे प्रॉब्लम लिस्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने रेफरेंस के लिए ना 2 टियर आर्किटेक्चर के हम लोग 2 डिसएडवांटेज देखने वाले। मेरे 2 टियर आर्किटेक्चर के 2 प्रॉब्लम से 2 डिसएडवांटेजेस है। 2 टियर आर्किटेक्चर का पहला जो डिसएडवांटेज है, उस डिसएडवांटेज का नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। नॉर्मल स्टूडेंट केस क्या है पता है क्या? भले क्लाइंट सर्वर 2 ही टियर से, लेकिन नॉर्मली आर्किटेक्चर में सर्वर एक ही होता है।
क्लाइंट बहुत सारे होते हैं, तो आइडियली देयर इज ओनली वन सर्वर एंड मल्टीपल क्लाइंट्स, ये नॉर्मल केस होता है। नॉर्मल केस में मल्टीपल क्लाइंट और एक सर्वर होता है। उसमें नॉर्मल केस में, चलो मैं इधर आपके रेफरेंस के लिए बना भी दूं, नॉर्मल रेफरेंस के लिए, मल्टीपल क्लाइंट और एक ही सर्वर होता है। अब इसमें इसका कहना यह है कि इस केस में अगर एक आधा क्लाइंट फेल हो भी गया तो भी आर्किटेक्चर को फर्क नहीं पड़ता, सर्वर बाकी सारे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन अगर सपोज गलती से मेरा सर्वर फेल हो गया, कहने से पूरा की पूरा आर्किटेक्चर फेल हो जाता है। तो सर्वर इज द सिंगल पॉइंट जो पूरे आर्किटेक्चर को फेल कर सकता है। पूरा डिपेंडेंसी सर्वर के ऊपर है, सर्वर फेल, आर्किटेक्चर फेल। इस प्रॉब्लम का नाम है सिंगल पॉइंट फेलियर। सुना सबने? क्या लिखेंगे सिंगल पॉइंट फेलियर में? कौन फेल तो आर्किटेक्चर फेल होता है? सर्वर फेल तो आर्किटेक्चर फेल। बरोबर। क्लाइंट फेल हुआ तो आर्किटेक्चर को कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वर बाकी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। लेकिन सर्वर अगर फेल हो गया तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर की बैंड बच सकती है, बरोबर ना? तो सर्वर वो सिंगल पॉइंट है आर्किटेक्चर को फेल करने के लिए। इट इज कॉल्ड एज सिंगल पॉइंट फेलियर। 2 टियर का दूसरा प्रॉब्लम या दूसरा डिसएडवांटेज है परफॉर्मेंस डिले। ओके, लेट मी यूज द सेम कलर पेन। 2 टियर का दूसरा प्रॉब्लम है परफॉर्मेंस डिले। अगेन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, नॉर्मली तुम्हारे पास एक ही क्लाइंट और एक ही सर्वर नहीं होता, मल्टीपल क्लाइंट्स एंड सिंगल सर्वर होता है। इस केस में कहने से मल्टीपल क्लाइंट अगर है, मल्टीपल क्लाइंट मेरे सर्वर को एक साथ रिक्वेस्ट भेजेंगे। क्लाइंट सर्वर को कौन सा रिक्वेस्ट भेजते हैं? HTTP request. HTTP बरोबर रिक्वेस्ट। बरोबर। बेचारा सर्वर तो किसी एक क्लाइंट को ही एट अ टाइम क्या दे सकता है? HTTP response. मतलब बाकी सारे क्लाइंट को वेट करना पड़ेगा ना अपना टर्न आने तक। हाँ, वेट करना पड़ेगा मतलब डिले आएगा, जिस डिले को मैं बोलता हूं परफॉर्मेंस डिले। सुना? फिर से एक बार, मल्टीपल क्लाइंट होते हैं, मल्टीपल क्लाइंट सर्वर को एक साथ रिक्वेस्ट भेजेंगे, बरोबर स्टूडेंट? हाँ, Yes. बेचारा सर्वर तो एक क्लाइंट को एट अ टाइम मैनेज कर सकता है, राइट ना? तो इट्स लाइक बाकी सारे क्लाइंट को अपना टर्न आने तक वेट करना पड़ेगा। वेट करना पड़ेगा मतलब डिले आएगा, जिस डिले को हम लोग बोलते हैं परफॉर्मेंस डिले। ओके, यस। मैंने जैसे बोला 2 टियर आर्किटेक्चर के वैसे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लेकिन ये उसके मेन 2 प्रॉब्लम्स है, सिंगल पॉइंट फेलियर और परफॉर्मेंस डिले। टिम बर्नर्स-ली ने, WWW ने इसके ऊपर काम करना चालू किया। ऐसा बोला जाता है, हिस्ट्री में ऐसा लिखा जाता है, कुछ सालों बाद WWW कंपनी ने 2 टियर आर्किटेक्चर के ये प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए एक नया आर्किटेक्चर बनाया। आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, उस आर्किटेक्चर का नाम है 3 टियर आर्किटेक्चर। क्या नाम है इसका? टीटीआर आर्किटेक्चर। चले यार, प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है, स्टार्टिंग के लेक्चर में तो एटलीस्ट मुझे आप सबका हेल्प लगने वाला है यार। 3 टियर आर्किटेक्चर को 3 टियर आर्किटेक्चर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे 3 लोग होते हैं। उन्होंने क्या किया पता है क्या? अपने क्लाइंट को फिक्स रखा, मतलब पहला मेरा टियर, पहला एंटिटी फिक्स रहेगा जिसका नाम है क्लाइंट। वो परफॉर्मेंस डिले वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करने के लिए पहले कैसे एक ही सर्वर हुआ करता था, उन्होंने 3 टियर आर्किटेक्चर में ना स्टूडेंट अप्रोक्सीमेटली या मोटा मोटी बोलूं तो सर्वर को ब्रेक कर दिया।
उन्होंने पहले वाले एक सर्वर को 2 सर्वर में डिवाइड कर दिया। सर्वर के 2 सर्वर बनाए उसने। जो पहला सर्वर बनाया गया उस पर्टिकुलर सर्वर को हम लोग बोलते हैं वेब सर्वर। अच्छा जी, अभी मैं आपको आईपी पढ़ा रहा हूं, इंटरनेट प्रोग्रामिंग। जब मैं आईपी पढ़ाता हूं, जब मैं जावा पढ़ाता हूं ना, मैं इसको बोलता हूं वेब सर्वर। जब मैं कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाता हूं, इसको मैं बोलता हूं वेब सर्वर। लेकिन हाँ, अगर कभी मैंने डीबीएमएस आपको पढ़ाया तो डीबीएमएस के अंदर इसको वेब सर्वर नहीं बोलते। डीबीएमएस के ऑथर्स लोग इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर। होता वही है, बस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसके नाम बदल जाते हैं। तो कभी कभी अगर आपको एप्लीकेशन सर्वर भी दिखाई दिया ना, कंफ्यूज मत हो जाइए। वेब सर्वर मतलब ही एप्लीकेशन सर्वर होता है, बस उधर उसको एप्लीकेशन सर्वर बोलते हैं, यहां पे इसको बोलते हैं वेब सर्वर। तो पहला जो सर्वर बनाएगा दैट इज कॉल्ड एज वेब सर्वर, और दूसरा जो सर्वर बनाया गया दैट इज कॉल्ड एज डेटाबेस सर्वर। तो आप सुन रहे हो स्टूडेंट, सर्वर को सीधा सीधा ऐसा पकड़ के चलो, 2 सर्वर में डिवाइड कर दिया, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर। जो वेब रिलेटेड सर्विसेज है वो सारे वेब सर्वर के अंदर, और जो डेटाबेस रिलेटेड सर्विसेज है वो सारे डेटाबेस सर्वर के अंदर। आर्किटेक्चर के अंदर 3 एंटिटीज हैं, इसके लिए आर्किटेक्चर को बोला गया 3 टियर आर्किटेक्चर। ओके, Yes, sir. हेलो, चलिए देखते हैं अपना ये 3 टियर आर्किटेक्चर अपना काम कैसे करता है। अगेन 3 टियर आर्किटेक्चर का अभी वर्किंग देखेंगे। अगेन विल स्टार्ट विद द क्लाइंट। तुम जानते हो, मैं जानता हूं, क्लाइंट हमेशा क्या भेजता है मुझे बताइए। HTTP request. एकदम बरोबर, HTTP रिक्वेस्ट। आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, रिक्वेस्ट कौन एक्सेप्ट करेगा? Web server. Web server. बरोबर, मोटा मोटी बोलूं तो वेब सर्वर जब रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, वेब सर्वर चेक करेगा कि क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए वो किसके पास है। कहना से आधे सर्विस वेब सर्वर के पास है, आधे सर्विसेज डेटाबेस सर्वर के पास है। क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए अगर वो वेब सर्वर के अंदर ही है तो मेरा वेब सर्वर खुद ही कहने से मेरे क्लाइंट को क्या भेज देगा? HTTP रिस्पॉन्स। बरोबर स्टूडेंट? Yes, sir. क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए अगर वो किसके अंदर है बताइए मुझे? वेब सर्वर के अंदर। तो डेटाबेस सर्वर को डिस्टर्ब करने की जरूरत है क्या? नहीं, वेब सर्वर खुद ही उसको क्या भेज देगा बताइए मुझे? HTTP response. लेकिन क्लाइंट को जो सर्विस चाहिए अगर वो वेब सर्वर के पास नहीं है, मतलब किसके पास है? Database server. तो वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट लेगा, अगर उसके पास वो सर्विस नहीं है तो वो रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करेगा डेटाबेस सर्वर के पास। किसके पास फॉरवर्ड करेगा रिक्वेस्ट? Database server. Database server. डेटाबेस सर्वर सर्विस देगा, लेकिन रिक्वेस्ट वेब सर्वर से आया है ना, तो डेटाबेस सर्वर सर्विस भी वेब सर्वर को देगा, और वेब सर्वर वो फॉरवर्ड करेगा क्लाइंट को। सुना सबने? Yes, sir. हाँ, इस आर्किटेक्चर का नाम है 3 टियर आर्किटेक्चर। ओके, yes. मैं आते धाड़ धाड़ मशीन गन नहीं चालू किया ना? सबको जम रहा है ना मैं क्या क्या बोल रहा हूं? Yes, sir. हाँ sir. रिपीट फॉर मी। क्लाइंट क्या भेजेगा यहाँ पे? HTTP HTTP request. कौन एक्सेप्ट करेगा? Web server. भाई चेक करेगा सर्विस किसके पास है, मेरे पास है या नीचे वाले के पास है? अगर सर्विस वेब सर्वर खुद ही के पास है तो वेब सर्वर ही क्या भेजेगा उसको? HTTP HTTP response. response. मतलब उसको डेटाबेस सर्वर को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उसके पास नहीं है, मतलब कहने से किसके पास है? Database Database server. server. तो वेब सर्वर वो रिक्वेस्ट किसको फॉरवर्ड करेगा? Database server को. डेटाबेस सर्वर से सर्विस लेगा और किसको दे देगा? Client. Client को. ऐसे सिंपल से आर्किटेक्चर का नाम है 3 टियर आर्किटेक्चर। ओके स्टूडेंट्स, Yes. Yes, sir.
यार 3 tier आर्किटेक्चर की बात करूं तो यस, WWW ने इसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम फेस किए। अगेन 2 ही प्रॉब्लम है जो मुझे लिस्ट करने। 3 tier आर्किटेक्चर का पहला प्रॉब्लम होता है, इट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स टू इंप्लीमेंट। 2 tier के कंपैरिजन में ना 3 tier थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इधर आपको ना 2 सर्वर लगते हैं, एंड सर्वर बिल्ड करना इज क्वाइट एक्सपेंसिव एज वेल एज एक्सटेंसिव वर्क। तो इट इज कॉम्प्लेक्स एज कंपेयर टू 2 tier। वो तो कॉमन सेंस की बात है। 2 tier में एक ही सर्वर लगता था, यहाँ पे 2 सर्वर लगते हैं, तो ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। मेरे 3 tier का दूसरा डिसएडवांटेज वही है जो 2 tier का पहला डिसएडवांटेज था। 2 tier का पहला डिसएडवांटेज क्या है? Single point failure. इसका भी वही है, सिंगल पॉइंट फेलियर। सिंगल पॉइंट फेलियर मतलब समझ में आता है ना, वो फेल तो आर्किटेक्चर फेल। 3 tier में तीनों में ऐसा कौन है रे, अगर वो फेल तो आर्किटेक्चर फेल। Web server. सर्वर एकदम Web server. परफेक्ट। वेब सर्वर, आप एग्री करोगे सब लोग मेरे से? 3 tier में अगर वेब सर्वर फेल हुआ तो पूरा की पूरा आर्किटेक्चर फेल हो सकता है। Yes, sir. सर क्योंकि आपको पता है ना, भले सर्विस डेटाबेस सर्वर के पास है, लेकिन जो भी कम्युनिकेशन होता है वो तो वाया वेब सर्वर ही होता है, राइट ना स्टूडेंट? तो अगर मेरा वेब सर्वर फेल हो गया, मेरा आर्किटेक्चर क्या हो जाएगा? फेल। सो दैट इज 3 tier आर्किटेक्चर। You understood my first question? 2 tier architecture, 3 tier architecture. Yes. Yes, sir. दोस्तों, अपने इंटरनेट प्रोग्रामिंग के सिलेबस में अपने को फोकस करना है 3 tier आर्किटेक्चर के पास। मतलब अपने को पढ़ना है 3 tier आर्किटेक्चर। अभी 3 tier आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, मतलब कहने से 3 tier आर्किटेक्चर के रिलेटेड प्रोग्राम्स पढ़ेंगे। हम लोग अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले क्लाइंट से। अभी क्लाइंट साइड में कौन कौन से प्रोग्रामिंग लगते हैं वो अपने को पहले पढ़ने हैं। तो जो मेरे पहले 2 चैप्टर्स है ना, वो क्लाइंट साइड रिलेटेड प्रोग्रामिंग है। जैसे कि उसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले HTML, चैप्टर के नाम वगैरह तो आपको पता चल ही जाएगा मेरे स्लाइड के अंदर। हम लोग उसके अंदर पढ़ने वाले CSS, कास्केडिंग स्टाइल शीट। हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले जावास्क्रिप्ट। तो ये क्लाइंट साइड रिलेटेड प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। सुना सबने? देन हम लोग अपना मोर्चा लेके आएंगे वेब सर्वर के पास। अपने को कुछ ऐसे भी प्रोग्रामिंग पढ़ने हैं जो वेब सर्वर के अंदर यूज होते हैं। तो वेब सर्वर के अंदर नॉर्मली क्या यूज होता है? अगर वेब सर्वर के अंदर मैंने जावा यूज किया तो अपने को यूज करना पड़ता है सर्वलेट। अगर जावा यूज किया तो वेब सर्वर के अंदर अपने को यूज करना पड़ता है JSP। ये 2 जावा टेक्नोलॉजी हम लोग वेब सर्वर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग इंडिपेंडेंट टेक्नोलॉजीज भी पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम लोग इधर पढ़ने वाले PHP, हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले रिएक्ट, या इसको रिएक्ट JS बोलूंगा तो भी चलेगा। ये सब वेब सर्वर रिलेटेड टेक्नोलॉजी हम लोग अपने इस सिलेबस के अंदर पढ़ने वाले। ये पिंक कलर में लिख रहा हूं ना, पिंक या पर्पल वॉटेवर ये कलर है, वो आपके सिलेबस के अंदर के चैप्टर्स है। देन हम लोग अपना मोर्चा लेके आएंगे डेटाबेस सर्वर के पास। डेटाबेस सर्वर के अंदर अपने को पढ़ना है JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। काफी सारा जावा का पार्ट अपने को इधर लगने वाला है, जावा का प्रोग्रामिंग अपने को लगने वाला है। जावा अगर अच्छे से आता है तो ये भी समझेगा, अदरवाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा। ये हम लोग एडवांस्ड जावा के कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। और डेटाबेस सर्वर के अंदर हम लोग जो नेक्स्ट टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसका नाम है XML, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। तो ये जो मैंने अभी पिंक कलर से लिखा ना स्टूडेंट, दीज आर दी चैप्टर्स जो ओवरऑल आपके पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर सेग्रीगेटेड है। अच्छा, एक का नाम भूल गया,
हम लोग यहाँ पे ना एजैक्स भी देखने वाले। So these are overall chapters which we are going to study in our syllabus. Okay, students. Yes, sir. तो काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, काफी इंटरेस्टिंग सिलेबस है, तुम्हारे प्रोग्रामिंग स्किल्स चेक करेगा। बट डोंट वरी, अगर आपने सारे लेक्चर अटेंड किए तो ये मेरा गारंटी है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप उसको इजीली टैकल कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो। तो शैल वी स्टार्ट देन? यस सर। Sir. यस, चलिए। अपना पहला टॉपिक तो मैंने बोलते बोलते आपको पढ़ा दिया। टॉपिक का नाम है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। वैसे तो जो भी थियोरी है मैं आपको नोट्स भी दे सकता हूं, लेकिन जैसे आपको पता है मेरा नेचर, मैं हमेशा आपको रेकमेंड करूंगा कि हालांकि थियोरी इधर बहुत कम है, लेकिन जो भी थियोरी आप उसको अपने नोटबुक के अंदर लिख दीजिए, सो दैट अल्टीमेटली जब आप एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए बैठोगे, आपके एक ही नोटबुक में सब कंटेंट रहेगा, थियोरी एज वेल एज प्रोग्राम। तो चलेगा ना? मैं आपको डिक्टेशन दूंगा तो? यस हाँ, सर। यस। तो मेरे स्लाइड्स तो आपको पता है। विल स्टार्ट विथ इंटरनेट प्रोग्रामिंग। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी। प्लीज राइट डाउन नेम ऑफ द चैप्टर। इंट्रोडक्शन टू वेब टेक्नोलॉजी। जब अपना पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं ये स्लाइड भी आपके साथ लास्ट में शेयर करूंगा। तब तक जो भी कंटेंट है आप अपने नोटबुक के अंदर सब लिखने का। अपना हमेशा का वही स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट। मैं गूगल ड्राइव बनाऊंगा, गूगल ड्राइव का लिंक आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, आने वाले लेक्चर में। और जो जो प्रोग्राम इधर करेंगे वो लेक्चर के बाद उस ड्राइव के ऊपर भी शेयर कर दूंगा, सो दैट आप घर पे जाके भी उसको, या घर पे भी उसको देख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? यस सर। चलिए, पहले टॉपिक का नाम लिखिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अच्छा, डायग्राम है ऑलरेडी, तो यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट राइटिंग। सर, वो जो 3 tier आर्किटेक्चर था सर, उसमें परफॉर्मेंस डिले तो हो सकता है ना? हो सकता है, हो सकता है। फिर सर उसको हम लोग परफॉर्म अभी है ना, कैसे पता है क्या? परफॉर्मेंस डिले को आइडियली डायरेक्ट ऐसे ओवरकम नहीं कर सकते। आपको ना आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स बेटर करने पड़ेंगे टू ओवरकम द परफॉर्मेंस डिले। मतलब रिस्पॉन्स टाइम आपको फास्ट करना पड़ेगा। फिर उसके लिए हार्डवेयर का भी रोल आता है, फिर सॉफ्टवेयर का भी रोल आता है। आपको प्रोग्रामिंग भी प्रॉपर यूज करना पड़ेगा, आपको हार्डवेयर भी अच्छे यूज करने पड़ेंगे सर्वर के, सो दैट सर्वर जो होगा वो फास्ट रहेगा, मल्टीपल रिक्वेस्ट को एक साथ हैंडल कर सकता है। ओके सर, देखिए, समझा। दैट इज नॉट आवर पार्ट। 3 tier आर्किटेक्चर क्या कैसे करेगा, दैट इज नॉट आवर पार्ट। 3 tier आर्किटेक्चर यूज होता है, ये अपने को अभी मान के चलना है। 3 tier आर्किटेक्चर में टेक्नोलॉजी कौन कौन से आते हैं वो अपने को पढ़ना है यहाँ पे। यस सर। या आपका होने के बाद मुझे बोल दीजिए, मैं स्लाइड को चेंज करूंगा।
Done, sir. ओके, डायग्राम भी निकाला ना आपने 2 टीयर का? हाँ सर. yes sir. Yes, sir. हाँ, ये उसके 2 डिसएडवांटेजेस। Done, sir. अ, 3 टियर आर्किटेक्चर। Done, sir.
आपका होने के बाद मुझे बता दीजिए डन करके। Done, sir. डन स्टूडेंट्स। यस सर। ओके चलिए फिर। तो जैसे मैंने बोला इट्स अ प्योर 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 प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। तो यस, इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम लोग बहुत सारे इंटरनेट प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजीज पढ़ने वाले, इंक्लूडिंग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एज अ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, सर्वलेट, JSP, PHP, रिएक्ट, अजैक्स, ये सब हम लोग वेब सर्वर साइड टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले, एंड JDBC, XML भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग। ओके, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में ना आज हम लोग HTML को थोड़ा सा देखने वाले हैं। HTML मतलब क्या? HTML के अंदर के कुछ बेसिक बेसिक प्रोग्राम देखेंगे। इन केस अगर किसी ने HTML इसके पहले यूज नहीं किया तो उसको भी पता चलेगा ये HTML होता क्या है। नेक्स्ट लेक्चर से फिर हम लोग थोड़ा सा HTML के अंदर CSS, जावास्क्रिप्ट, इनको भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कुछ नहीं समझा मुझे प्लीज बोल दीजिए। HTML www का ही प्रोडक्ट है, तो इसको भी डेवलप किया है टिम बर्नर्स-ली ने। सुना आपने? मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? यस Yes, sir. यस। HTML का फुल फॉर्म सबको पता रहेगा। क्या फुल फॉर्म है HTML का? Hypertext हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एग्जैक्टली, कहने से HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। बरोबर स्टूडेंट? Yes. तो हम लोग ना आज HTML को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे मैंने बोला है इसका भी डेवलपमेंट अराउंड 1989 में ही हुआ विथ www बाय टिम बर्नर्स-ली। टिम बर्नर्स-ली ने, रादर www कंपनी ने HTML के ना बहुत सारे वर्जन्स बनाए। HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है उसका नाम है HTML5। तो ऑब्वियसली पहले वर्जन का नाम था HTML या फिर HTML1, देन HTML2 आया, HTML3 आया, HTML4 आया, एंड द लेटेस्ट वर्जन विच वी आर गोइंग टू यूज इन आवर सिलेबस इज HTML5। HTML फुल फॉर्म समझा, कब बनाया गया वो समझा, लेटेस्ट वर्जन समझा। HTML का यूज क्या है सर? अरे जैसे आपको ऊपर भी दिख रहा है HTML का यूज है क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग में। HTML को यूज करके मैं अपने वेब पेजेस क्रिएट कर सकता हूं। तो जो भी वेब पेजेस होते हैं, वेब पेजेस मतलब जो भी आप इंटरनेट के ऊपर पेज देखते हो, एवरी पेज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग HTML। तो इंटरनेट के ऊपर कोई भी पेज देखो, Amazon का देखो, उबर का देखो, जोमेटो का देखो, गूगल का देखो, फेसबुक का देखो, इंस्टा का देखो, कोई भी पेज जो आप इंटरनेट के ऊपर देखते हो, ब्राउजर के ऊपर देखते हो, दैट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग HTML। 2011 के पहले ना ऐसा कोई रूल नहीं था। इंटरनेट के ऊपर पेजेस बनाने के लिए आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो, लेकिन 2011 में एक कमिटी बनाया गया जिसका नाम है W3C। W3C स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। तो W3 मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने दुनिया को रूल्स डाल के दिए। टोटल 323 कंट्रीज ने इसको अप्रूवल दिया है। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम W3C, इसने दुनिया को रूल्स डाल के दिए कि आप जो भी इंटरनेट के ऊपर पेजेस बनाओगे,
वो सारे पेजेस बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा HTML, और एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, मतलब पेज टू पेज इंटरेक्शन करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये दोनों को यूज करना कंपलसरी किया गया इन 2011, प्रोग्रामिंग के लिए HTML और पेज टू पेज कम्युनिकेशन के लिए HTTP। चलो HTTP ना वो तो नेटवर्किंग में आता है, तो वो अपना पार्ट नहीं है, मेनली तो हम लोग फोकस करने वाले HTML के ऊपर। तो 2011 से रूल बनाया गया भाई लोग, अगर आपको इंटरनेट के ऊपर कोई भी पेज चाहिए, दैट शुड बी डेवलप्ड इन HTML ओनली। सुना सबने? तो चलो देखते हाँ। हैं HTML के अंदर पेज कैसे बनाते हैं। एक ना एकदम सिंपल एग्जांपल देखेंगे HTML का, एंड देन उसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। चलेगा सबको? स्टूडेंट्स, Yes. वैसे तो मैं HTML का प्रोग्राम नोटपैड के ऊपर भी लिख सकता हूं। बाय द वे लेट मी टेल यू, HTML का प्रोग्राम लिखने के लिए ना आपको कोई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मुझे सी का प्रोग्राम लिखना है तो मेरे पास डेव C++ या टर्बो सी होना चाहिए। जावा का प्रोग्राम लिखना है तो मेरे पास JDK होना चाहिए। पाइथन का प्रोग्राम लिखना है तो मेरे पास कहने से पाइथन का एप्लीकेशन होना चाहिए, बरोबर। लेकिन HTML का ऐसा नहीं है। HTML को रन करने के लिए तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होना चाहिए, बस ब्राउजर होना चाहिए और नोटपैड या टेक्स्ट एडिटर होना चाहिए। आपको कोई भी स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। तो आप HTML को नॉर्मल नोटपैड के ऊपर भी लिख सकते हो, या फिर HTML को लिखने के लिए कुछ स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस भी है, आप उनको भी यूज कर सकते हो। नॉर्मल नोटपैड के ऊपर भी चलेगा, या फिर आप उसको किसी एप्लीकेशन के ऊपर लिखोगे तो भी चलेगा। सुना सबने? Yes. Yes, sir. नॉर्मली आपके कॉलेजेस में, रादर यूनिवर्सिटी नहीं बोला है, आपके कॉलेजेस में HTML का कोड लिखने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होगा उसका नाम है VS कोड। दिख रहा है सबको मेरा इंटरफेस VS कोड का? VS कोड स्टैंड फॉर विजुअल स्टूडियो कोड स्टूडेंट। ये VS कोड का ना वी कैन से होम पेज है। अगेन VS कोड का सॉफ्टवेयर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा थ्रू ड्राइव, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में, जब वो ना बैच फाइनलाइज हो जाएगा तब। तो नेक्स्ट लेक्चर में ड्राइव का लिंक दूंगा, ड्राइव के ऊपर अपना ये सॉफ्टवेयर भी रहेगा, आप उधर से उसको डाउनलोड करके अपने मशीन में इंस्टॉल कर सकते हो। दैट्स इट। सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, उसके लिए कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, सिंपली उसको डाउनलोड करने का और अपने मशीन में इंस्टॉल करने का। जब आप उसको ओपन करोगे ये उसका इंटरफेस दिखेगा। आपको सबसे पहले बताना पड़ेगा मुझे कौन से फोल्डर के अंदर मेरे प्रोग्राम सेव करने। तो किसी भी लोकेशन पे एक फोल्डर बना दो आप। मैंने ना मेरे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाया IP 2023 करके, दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में? Yes, sir. Yes, sir. तो किधर भी एक फोल्डर बना दीजिए आप रैंडमली, और उस पर्टिकुलर फोल्डर को इधर फाइल के ऊपर क्लिक करके ओपन फोल्डर कर दीजिए। मतलब आपके पास ना यहाँ पे ऐसा फोल्डर आ जाएगा, दिख रहा है सबको? तो मैं क्या Yes, sir. करूंगा पता है क्या, मेरे सारे प्रोग्राम ना इस IP 2023 वाले फोल्डर के अंदर रख दूंगा। मतलब क्या, आपके साथ भी शेयर करने के लिए मुझे बेटर पड़ेगा। चलेगा? तो मैंने फोल्डर बनाया है, फोल्डर का नाम है IP 2023। दिख रहा है सबको? हाँ। अभी उस फोल्डर के अंदर मुझे सारे मेरे प्रोग्राम्स लिखने। तो जब आप फोल्डर को यहाँ पे ओपन करोगे ना, मतलब फोल्डर को ऐड करोगे, फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके या फोल्डर के बाजू में ही आपको एक ऑप्शन दिखता है, देखो मैं कर्सर उधर लेके आया, न्यू फाइल करके, दिख रहा है सबको? फोल्डर का नाम है ना IP 2023, उसके बाजू में देखो ऑप्शन है न्यू फाइल। फिलहाल हाँ, वो आ गया, मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा और इधर ना मैं अपने प्रोग्राम को कुछ भी नाम दे सकता हूं। यार पहला प्रोग्राम है ना मेरा, पहला एकदम प्रोग्राम, तो एक काम करता हूं मैं उसको रैंडमली नाम देता हूं वेलकम करके।
कुछ भी नहीं समझा ना, जरा सा भी नहीं समझा ना, मुझे उधर ही अनम्यूट करके बोल देने का फटक से। इधर प्रोग्राम को नाम कुछ भी दे सकता हो, जावा की तरह नहीं है जो क्लास का नाम है वही फाइल का नाम वगैरह होना चाहिए, कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने पहला प्रोग्राम में नाम दिया वेलकम करके, नाम कुछ भी दो, एक्सटेंशन होना चाहिए .html करके। सुना सबने? यस सर। हाँ, Yes, तो sir. HTML का फाइल बना रहे तो welcome.html। मैंने प्रेस एंटर, देखिए ना, एंटर प्रेस करते उसने welcome.html इधर ओपन कर दिया मेरे सामने। दिख रहा है आपको स्टूडेंट? ये इधर लाइन नंबर भी दिख रहा है, मतलब आपको पता भी चलेगा हम लोग कितने लाइन का कोड लिख रहे हैं, कौन से लाइन का कोड लिख रहे हैं। ओके, Yes. तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं अपना पहला HTML का एकदम बेसिक प्रोग्राम। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ जनों ने HTML इसके पहले स्कूल लेवल में या कॉलेज लेवल में किसी प्रोजेक्ट बिजेक्ट में यूज किया रहेगा, लेकिन मैंने क्या बोला, मैं अज्यूम करके चलता हूं कि आपको इतना कुछ आता नहीं है, मैं एकदम बेसिक से चालू करता हूं, वही मेरा काम है। ओके, लेट्स स्टार्ट राइटिंग अ सिंपल HTML फाइल। यार स्टूडेंट, जैसे जावा में कैसे हर काम करने के लिए मुझे क्लासेस यूज करने पड़ते हैं, दैट इज द बेसिक रूल ऑफ जावा। वैसे HTML का एक बेसिक रूल है कि HTML के अंदर हर काम करने के लिए मुझे यूज करने पड़ते टैग्स, TAGS, टैग्स। तो HTML के अंदर हर काम करने के लिए मुझे यूज करने पड़ते टैग्स। हर HTML का स्टार्ट जिस टैग से होता है वो पर्टिकुलर टैग होता है एक्सक्लामेटरी डॉक टाइप। देखो ना, मैंने सिर्फ एक्सक्लामेटरी डॉक लिखा, ऑटोमेटिकली आगे HTML आ गया। बाय द वे, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, स्टेटमेंट नंबर 1, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये टैग के बाद जब आप एक्सक्लामेटरी देते हो ना, इट इज लाइक अ कमेंट। वो जावा में कैसे हम लोग वो डबल स्लैश करके कमेंट यूज करते हैं, डबल स्लैश करके, वो पाइथन के अंदर कैसे हम लोग वो 3 बार डबल इन्वर्टेड Triple कॉमा slash. वगैरह, हाँ, Triple. या ट्रिपल स्लैश यूज करते हैं, वैसे इधर ओपनिंग टैग के बाद अगर मैंने एक्सक्लामेटरी दे दिया ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं कमेंट। तो ये पहला लाइन ही मेरा कमेंट है। ओए, पहला लाइन ही मेरा कमेंट है, मतलब लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, पता है ना सबको। Yes, इधर sir. मैं बता रहा हूं कि मेरा डॉक्यूमेंट टाइप, मैं कौन सा डॉक्यूमेंट बना रहा हूं, HTML। हाँ, वैसे तो आपने एक्सटेंशन .html दिया है तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, बता सकते हो आप कि भाई मेरा डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। ये जो लाइन है ना, वो HTML के प्रीवियस वर्जन में नहीं था, HTML5 में, जो मैंने बोला ना हम लोग लेटेस्टली यूज करते हैं, HTML5 में इंट्रोड्यूस किया गया है। तो मैं फिर से वही बोलता हूं, कमेंट है भाई, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अच्छा सर, क्या डॉक टाइप हमेशा कैपिटल में लिखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। HTML केस सेंसिटिव नहीं है, आप कैपिटल में लिखो तो भी चलेगा, स्मॉल में लिखो तो भी चलेगा। नॉर्मली ऐसा कन्वेंशन है कि डॉक टाइप कैपिटल में लिखा जाता है, इसके लिए मैंने वैसा लिखा। आप स्मॉल में लिखो तो भी चलेगा। एनीवेज यार, 3 बार बोल चुका हूं, वो कमेंट है, एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये तो बस मैं बता रहा हूं कि भाई मैं डॉक्यूमेंट टाइप HTML यूज कर रहा हूं, मतलब ऐसे रन करते समय ना उसको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है कौन से टाइप का है, उसको पहले लाइन में पता चलेगा कि मेरा HTML का डॉक्यूमेंट बंदा लिख रहा है। ओके, स्टार्ट करेंगे। इसके बाद मेरा मेन प्रोग्राम चालू होता है HTML टैग से। तो मैं HTML टैग पे ओपन करूंगा और /HTML पे खत्म करूंगा। तो HTML ओपन /HTML करके क्लोज। तो यार पूरा प्रोग्राम ना मुझे इस HTML के अंदर लिखना है, तो HTML में जो भी टैग ओपन करते हो उसको क्लोज करना पड़ेगा। तो HTML टैग के अंदर मुझे मेरा पूरा के पूरा कोड लिखना है स्टूडेंट। ओके, नॉर्मली HTML टैग के अंदर, HTML और /HTML के अंदर 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है हेड सेक्शन और एक होता है बॉडी सेक्शन। अभी क्या बोलते हैं, तो कुदरत का नियम ही है ना कि पहला हेड होता है बाद में बॉडी होता है। इसके लिए प्रोग्राम के अंदर भी लिखते समय आपको पहले लिखना पड़ेगा हेड सेक्शन। तो देखिए मैंने हेड टैग को ओपन कर दिया,
अभी हेड टैग के अंदर नॉर्मली हेड सेक्शन के अंदर हम लोग जो टैग यूज करते हैं उस टैग का नाम है टाइटल टैग। अब ये वीएस कोड में ना मैं जैसे ओपनिंग टैग बनाता हूं, आप देखिए ना उसका क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाता है, बराबर स्टूडेंट। लेकिन जब मैं नोटपैड के ऊपर प्रोग्राम लिखूंगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली नहीं आएगा, वो टाइम पे मुझे फिर मैन्युअली टाइप करना पड़ेगा। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फिलहाल मैं कौन से टैग के अंदर हूं बताइए? टाइटल। बरोबर, जरा प्लीज रिस्पॉन्सिव रहिए, कौन से टैग के अंदर हूं मैं? टाइटल। सर टाइटल टैग के अंदर जो लिखते हो वो क्या होता है? स्टूडेंट्स, टाइटल टैग के अंदर आप जो भी लिखते हो वो आपके टाइटल बार के ऊपर डिस्प्ले होता है, टाइटल बार के ऊपर। सर टाइटल बार मतलब क्या? ब्राउजर के ऊपर जो सबसे ऊपर होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं टाइटल बार। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा ये पेज दिख रहा है सबको? यस। यस सर। क्या ना इसका टाइटल बार सबसे ऊपर आपको दिखता रहेगा, लॉन्च मीटिंग जूम करके दिख रहा है सबसे ऊपर अपर लेफ्ट कॉर्नर में। यस सर। यार कहने से ये इस पेज का टाइटल है। तो वैसे ही अगर मुझे मेरे वेब पेज का टाइटल सेट करना है तो वो टाइटल मुझे लिखना पड़ेगा टाइटल बार के अंदर। टाइटल टैग चालू करना पड़ेगा और टाइटल टैग खत्म करना पड़ेगा। बीच में कंटेंट के तौर पे मुझे मेरा टाइटल लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पहला प्रोग्राम है, मैं इसको टाइटल देता हूं फर्स्ट प्रोग्राम करके। आप कुछ भी टाइटल दे सकते हो, मैंने रैंडमली इसको टाइटल दिया फर्स्ट प्रोग्राम। भाइयों बहनों जब इसको रन करूंगा कहने से मेरे टाइटल बार के ऊपर मुझे दिखाई देगा फर्स्ट प्रोग्राम, बरोबर। यस सर। क्वेश्चन इधर हाईलाइट करके बता रहा हूं, मैंने किसको क्लोज किया बताइए? टाइटल टाइटल को। टैग। इधर मैंने किसको क्लोज किया बताइए? हेड को। नॉर्मली मैंने बोला ना आपके HTML के अंदर पहला सेक्शन होता है हेड सेक्शन, बरोबर। यस। हेड सेक्शन के अंदर नॉर्मली सिर्फ टाइटल टैग होता है जो मैंने लिख दिया। अभी हेड सेक्शन के बाद जो मेरा नेक्स्ट टैग होता है, थोड़ी देर पहले मैंने बोलते बोलते उसका नाम बोला था, कौन सा सेक्शन होता है हेड सेक्शन के बॉडी। बाद? Body. एग्जैक्टली उस पर्टिकुलर सेक्शन का नाम है बॉडी। body, अच्छा, बिफोर आई फॉरगेट, एक बार आपने हेड सेक्शन को स्किप किया चलेगा, हेड सेक्शन लिखना कंपलसरी नहीं है। नॉर्मल उसका काम क्या है? टाइटल को सेट करना। अगर आपको टाइटल में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो आप टाइटल को और पूरे हेड सेक्शन को स्किप कर सकते हो, नहीं लिखा तो भी चलेगा। हेड सेक्शन को स्किप करोगे चलेगा, बॉडी सेक्शन को स्किप नहीं कर सकते। तो बॉडी के अंदर आप जो भी लिखोगे दैट विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो आपको आपके ब्राउजर के ऊपर जो भी प्रिंट करना है, ब्राउजर के ऊपर जो भी वेब पेज बनाना है, वो सब कंटेंट आपके बॉडी सेक्शन के अंदर होना चाहिए। तो बॉडी सेक्शन इज द वन जहां पे मैं पूरा की पूरा कोड लिखता हूं, मैं पूरा की पूरा मेरा पेज का कोड लिखता हूं, HTML पेज बनाता हूं। अब इधर ना मैं पहले ही प्रोग्राम में कुछ बेसिक टैग्स आपको बता दूं जिनको हम लोग आगे जाके काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं। तो एक बार जस्ट आपके हाथ के नीचे से जाए इसके लिए वो टैग्स आपके सामने रख रहा हूं मैं, चलेगा? तो यार मेरे बॉडी सेक्शन के अंदर जो सबसे पहला टैग मैं यूज कर रहा हूं उस पर्टिकुलर टैग का नाम है H1 टैग। क्या नाम है टैग का? H1। H1 स्टैंड फॉर हेडिंग, रादर H स्टैंड फॉर हेडिंग। अगर आपको ब्राउजर के ऊपर कोई तो ऐसा बड़ा सा हेडिंग चाहिए ना तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा हेडिंग टैग। हेडिंग टैग टोटल 6 टैग्स है, H1 से लेके H6 तक। आई मीन टू से H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो अगर आपको बड़ा सा हेडिंग चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा H1, उससे छोटा चाहिए तो H2, उससे छोटा चाहिए तो H3, उससे छोटा चाहिए तो H4, देन H5, देन H6। तो H1 यूज करके आप बड़ा सा हेडिंग प्रिंट कर सकते हो। टोटल कितने हेडिंग टैग्स हैं? तो 6 टैग्स है, H1 से लेके H6 तक। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक हेडिंग लिखता हूं
दिस इज हेडिंग करके। तो मेरे ब्राउजर के ऊपर ना स्टूडेंट एक मैसेज आएगा दिस इज हेडिंग करके, दिख रहा है सबको? और वो दिस Yes, इज sir. हेडिंग कहने से बड़े से हेडिंग में आएगा, क्योंकि उसको मैंने किसके अंदर लिखा है बताइए? H1. H1 tag. बराबर। H1 ओपन किया, H1 क्लोज किया, राइट Yes. राइट। Yes. Right. H1 के अंदर कंटेंट क्या है मुझे बताइए? H1 टैग के अंदर का कंटेंट This is heading. This is heading. बराबर। कुछ कुछ टैग्स को कंटेंट होता है, कुछ कुछ टैग्स को कंटेंट नहीं होता, जिनको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्टी टैग मैं तुम्हारे सामने रखता हूं, जिस पर्टिकुलर एम्प्टी टैग का नाम है BR। BR स्टैंड फॉर लाइन ब्रेक। BR जब आएगा क्या करेगा पता है? कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। मतलब कहना से पहले लाइन में आएगा दिस इज हेडिंग, और आगे का कंटेंट सेम लाइन में नहीं आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा। जैसे याद है अपने प्रोग्रामिंग में हम लोग बैकस्लैश n यूज करते थे स्टूडेंट, Yes, sir. वैसे इधर नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए कौन सा टैग है मुझे बताइए? BR लाइन ब्रेक। क्या बोलते हैं इसको? लाइन ब्रेक। BR के अंदर कुछ कंटेंट नहीं होता, इसके लिए BR का क्लोजिंग टैग नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्टी टैग। कुछ कुछ टैग ऐसे हैं जिनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, वो एम्प्टी होते हैं, जिनका काम होता है सिर्फ इंपैक्ट को प्रिंट करना। तो BR का इंपैक्ट है दिस इज हेडिंग पहले प्रिंट होगा और कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, लाइन ब्रेक करने के लिए मैं यूज करूंगा BR टैग। नेक्स्ट टैग जो काफी फ्रीक्वेंटली हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं, उस टैग का नाम है P टैग। P स्टैंड फॉर पैराग्राफ। तो अगर मुझे कोई पैराग्राफ प्रिंट करना है, पैराग्राफ मतलब क्या? ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन में आएगा और प्रिंट हो जाएगा। अगर मुझे पैराग्राफ प्रिंट करना है तो उसके लिए मैं यूज करता हूं P टैग। P टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, मैं रैंडमली इधर लिख रहा हूं दिस इज पैराग्राफ करके, मैं जो भी इधर लिखूंगा ना वो वर्क करेगा एज अ पैराग्राफ। तो अगर मुझे मेरे पर्टिकुलर पेज के अंदर कोई भी पैराग्राफ डिस्प्ले करना है तो वो डिस्प्ले करना पड़ेगा मुझे P टैग के अंदर। समझा? पैराग्राफ P टैग के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, BR क्या करेगा रे? BR Break line. Break line. लाइन को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। ओके। Yes, sir. नेक्स्ट टैग, यार स्टूडेंट अगर मुझे कोई टेक्स्ट बोल्ड में चाहिए, बोल्ड में, स्टूडेंट्स बोल्ड में टेक्स्ट मतलब समझ में आता है ना सबको? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, अब ये लेफ्ट में देखो ना, IP 2023 और उसके नीचे welcome.html, इसमें बोल्ड में कौन है रे? IP 2020. समझा? बरोबर। अगर मुझे कोई टेक्स्ट बोल्ड में चाहिए तो उसके लिए मैं यूज करता हूं B टैग। B टैग, तो B टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा, मैं भी लिखा मैंने दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, वो ना स्टूडेंट बोल्ड में आएगा, बोल्ड में। तो अगर आपको पेज के ऊपर, हाँ बहुत बार ऐसा होता है पेज के ऊपर मुझे बोल्ड में कुछ तो लिखना पड़ता है, तो अगर मुझे कुछ बोल्ड में लिखना है तो उसके लिए मुझे यूज करना पड़ेगा B टैग। आगे मैं एक काम करता हूं, मैं यूज करता हूं BR। BR क्या करेगा बताइए मुझे? Break line. Break line. बरोबर। नेक्स्ट, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए मैं जो दूसरा टैग यूज करता हूं उस पर्टिकुलर टैग को नाम देता हूं U। U स्टैंड फॉर अंडरलाइन। U टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा उसको सीधा सीधा अंडरलाइन आ जाएगा। हाँ कभी कभी ऐसा होता है ना, पेजेस के अंदर कुछ पर्टिकुलर वर्ड है जिसको मुझे अंडरलाइन करना होता है, तो अंडरलाइन करने के लिए U करके टैग है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसके अंदर मैंने लिखा दिस इज अंडरलाइंड टेक्स्ट, तो ये जो भी लिखा है ना मैंने रैंडमली कुछ, तो उसके नीचे जब रन करूंगा अंडरलाइन आएगा। सुना? Yes, sir. आंसर अंडरलाइन किसके नीचे आएगा? this is underlined text. ये जो मैंने बरोबर कंटेंट लिखा है ना उसके नीचे क्या आएगा? अंडरलाइन। अरे हाँ या ना स्टूडेंट? मैं पॉज करता हूं,
एक मिनट आई विल टेक अ पॉज। सबको समझ रहा है? यस। ये पहले लेक्चर में मैंने धाड़ मशीन गन तो नहीं मारा ना आपके सामने? इज No, दिस sir. क्लियर एवरीवन? Yes, sir. वेरी गुड, आप मेरी स्टूडेंट हो, आपको सब समझेगा, डोंट वरी। अच्छा अगेन, बी आर क्या करेगा? बी आर ब्रेक Break लाइन। line. हाँ, बी रिस्पॉन्सिव, गिव मी द आंसर। लाइन को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, बराबर। नेक्स्ट जो टैग है जो मुझे आपको सिखाना है, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है आई टैग। आई स्टैंड फॉर इटैलिक। सबको इटैलिक टेक्स्ट पता है ना? नॉर्मल थोड़ा सा स्लैंटिंग में होता है, राइट ना स्टूडेंट? Yes, sir. Yes. तो अगर मुझे कोई टेक्स्ट इटैलिक में चाहिए तो उसके लिए मैं यूज करता हूं आई टैग। तो इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, दिस इज मे बी इटैलिक टेक्स्ट, ये जो भी मैंने कंटेंट लिखा ना वो इटैलिक फॉन्ट में आ जाएगा, इटैलिक में आ जाएगा। ओके, Yes, sir. नेक्स्ट थोड़ा सा अभी फास्ट जा सकता हूं मैं, अभी तो सबको फंडे समझ रहे। बी आर क्या करेगा रे? बी आर लाइन Break. ब्रेक। बराबर, लाइन को क्या करेगा? ब्रेक करेगा, समझा? नेक्स्ट जो टैग तुम्हारे सामने यूज कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर टैग का नाम है स्मॉल। यार स्टूडेंट, स्मॉल टैग के अंदर में जो भी लिखूंगा ना, उसका फॉन्ट वो स्मॉल कर देगा। तो जो आपका करंट फॉन्ट है ना, करंट फॉन्ट, उससे अगर मुझे एक फॉन्ट कम करना है तो उसके लिए मुझे उसका करना पड़ेगा स्मॉल। स्मॉल टैग के अंदर मैं जो भी लिखूंगा उसका फॉन्ट आपके करंट फॉन्ट से एक पॉइंट कम रहेगा। तो फॉर एग्जांपल इधर मैंने लिखा दिस इज स्मॉल टेक्स्ट एज कंपेयर टू करंट फॉन्ट। ये जो कंटेंट है ना, इसका फॉन्ट क्या रहेगा? कम रहेगा। फॉन्ट मतलब सबको समझ में आता है ना रे भाइयों? Yes, sir. समझा? वही अगर मैंने लिखा स्मॉल, स्मॉल क्या करेगा रे? एक बार फिर से पूछता हूं, क्या करेगा स्मॉल? फॉन्ट साइज डिक्रीज करेगा। बरोबर। अगर मैंने स्मॉल को 2 बार यूज किया, और आप देख decrease रहे हो करें. मैंने स्मॉल को 2 बार यूज किया है। बराबर बराबर बराबर, गेस करो गेस करो, कोई तो बराबर बोला भी, क्या करेगा और रे ये? स्मॉल हो गया, और स्मॉल। बराबर बराबर, एक पॉइंट से कम करेगा ना, 2 बार यूज किया तो 2 पॉइंट से कम करेगा। तो इसके अंदर में जो भी लिखूंगा, मे बी अगर मैंने लिखा दिस इज टू स्मॉल टेक्स्ट, कहना से इसका फॉन्ट और कम होगा। गाइस गाइस गाइस, यू अंडरस्टैंड? मैंने 2 बार स्मॉल को ओपन किया है, इसके मैंने 2 बार क्लोज भी किया उसको। यस। नहीं Yes. समझा लगता है मेरे स्टूडेंट को ये। तो 2 ही बार नहीं, आप 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार चाहो उतनी बार स्मॉल टैग को यूज कर सकते हो। वो उतनी बार उसका फॉन्ट एक पॉइंट से कम करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्लियर? Yes, sir. बी आर स्टैंड फॉर व्हाट? Break line. मतलब कंट्रोल कैसे नेक्स्ट लाइन में आएगा, बरोबर? Yes, sir. सॉरी, पी क्या करेगा रे? पी टैग Paragraph. Paragraph. पैराग्राफ के अंदर में लिख रहा हूं, आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ, कहने से पैराग्राफ के अंदर आ रहा है, बरोबर? Yes, sir. Yes, sir. पैराग्राफ के अंदर ही मैंने एक और टैग यूज किया, जिस पर्टिकुलर टैग का नाम है SUP। SUP स्टैंड फॉर सुपर स्क्रिप्टेड सुपर स्क्रिप्ट। बरोबर, सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट। सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट मतलब क्या पता है? जो आपके नॉर्मल टेक्स्ट के ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, देखो मे बी A²B, इसमें A अपना प्रॉपर लाइन पे, B अपना प्रॉपर लाइन पे, लेकिन कहना से 2 ऊपर गया है। Yes. तो ये जो 2 है ना, 2
वो होता है सुपर स्क्रिप्टेड। समझा? Yes, sir. Yes, sir. कभी कभी मुझे पर्टिकुलर कंटेंट ऊपर नहीं नीचे भी चाहिए होता है। जैसे जैसे याद है आपको, हम लोग वो केमिस्ट्री के अंदर एक फॉर्मूला लिखते थे हमेशा, H2O, ऐसे लिखते थे ना रे? Yes, sir. उसमें H प्रॉपर लाइन पे, O प्रॉपर लाइन पे, लेकिन कहने से 2 थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। तो ये Yes. जो नीचे होता है ना, नीचे होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। ओके, आपने सुना दोनों टैग का नाम? हाँ. सुपरस्क्रिप्टेड और क्या मैंने बोला? Subscript. Subscript. यू पीपल गॉट द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? सुपरस्क्रिप्ट ऊपर रहता है और बराबर, सबस्क्रिप्टेड कहने से नीचे रहता है। सुपरस्क्रिप्ट के लिए मुझे कौन सा टैग यूज करना पड़ेगा, वो आपको दिख रहा है अभी मेरे एग्जांपल में, SUP। बरोबर, सपोज इसके अंदर मैंने लिखा सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, तो कहने से ये जो है सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट, ये ऊपर वाले पोर्शन में आएगा जरा। Yes. तो पूरा पढ़ो कैसे प्रिंट होगा। आई एम एग्जाम्पल ऑफ कहने से नॉर्मल प्रिंट होगा। हाँ. सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट रेफरेंस लाइन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। हाँ. SUP खत्म। बरोबर, हाँ. बाद में मैंने लिखा एंड, कहने से एंड नॉर्मली प्रिंट होगा पैराग्राफ के अंदर का। Yes. Yes. नेक्स्ट मैंने टैग बना SUB, दिख रहा है सबको? SUB, आप ही थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आप बोलो SUB का मतलब क्या रहेगा, बताइए मुझे। Subscript. Subscript. बरोबर, SUP सुपर स्क्रिप्टेड होता है, SUB सबस्क्रिप्टेड होता है। राइट ना स्टूडेंट? सबस्क्रिप्टेड किधर होता है, रेफरेंस लाइन के ऊपर या नीचे? नीचे. तो फॉर एग्जांपल रेफरेंस लाइन के नीचे मैंने लिखा सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। आपको दिख रहा है मेरा एग्जांपल पूरा? तो चलिए अभी आप समझिए और मुझे बोले इसका आउटपुट कैसे आएगा। आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ कहने से नॉर्मली आएगा। Yes. सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट कहने से ऊपर वाले पार्ट पे आएगा। एंड Normal error. नॉर्मल एंड सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट नीचे। बरोबर, हम्म सबको आउटपुट समझ रहा है स्टूडेंट? यस यार ये है मेरे सारे फॉर्मेटिंग टैग्स। इज दिस क्लियर? मुझे आज आपको ये सारे टैग्स बताने हैं जो मैंने बताए। एक और भी टैग है, इसको बाद में दिखाऊंगा, पहले ये जो मैंने किए सबको समझा? यस चलिए मुझे फटाफट अभी आंसर देंगे। हेड सेक्शन के अंदर मैंने एक ही टैग यूज किया है, कौन सा? Title. टाइटल टाइटल के अंदर जो भी लिखा है कहां पे आएगा? मेन टाइटल पे। टाइटल बार पे आएगा। क्या बोलोगे? टाइटल बार पे। टाइटल बार। ओके, अच्छा, हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज किया मैंने? हेड H1. H1 टोटल कितने हेडिंग टैग्स होते हैं? H6 बरोबर। P टैग का पर्पस क्या है? Paragraph. पैराग्राफ टैग B टैग का पर्पस क्या है? बोल्ड Bold. U टैग का पर्पस क्या है? अंडरलाइन Underline. Line. स्मॉल टैग का पर्पस क्या है? Reduce for font size. बरोबर, अगर मैंने स्मॉल को 3 बार यूज किया तो कहना से 3 पॉइंट से कम करेगा। हाँ Yes. SUP सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट का मतलब क्या है? रेफरेंस लाइन Reference रेफरेंस लाइन line के के ऊपर ऊपर। प्रिंट करे। और SUB का कहने से मतलब होता है रेफरेंस लाइन के रेफरेंस लाइन नीचे। के नीचे। नीचे. इज दिस क्लियर? यस सर Yes, sir. मेरा sir. कोड सबको क्लियर है? Yes, sir. मैं आपके सामने फाइल सेव करके इसको कर रहा हूं सेव, दिख रहा है सबको?
एंड रन करते हैं। रन करने के लिए आपको ऊपर एक रन करके बटन दिखता रहेगा, बरोबर ना? रन के ऊपर क्लिक करो एंड स्टार्ट डिबगिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो भी चलेगा, रन विदाउट डिबगिंग करोगे तो भी चलेगा। लेट मी क्लिक ऑन रन विदाउट डिबगिंग, क्लिक ऑन दैट। क्रोम के थ्रू रन करेंगे। चलो क्रोम के ऊपर उसने रन कर दिया। आ गया स्टूडेंट मेरा हेडिंग? यस दिस इज पैराग्राफ, दिख रहा है सबको? पैराग्राफ के थ्रू हमने प्रिंट किया था। यस दिस इज बोल्ड टेक्स्ट, याद है हमने बोल्ड में इसको प्रिंट किया था। अंडरलाइन टेक्स्ट भी आ गया, इटैलिक टेक्स्ट भी आ गया। आपको दिख रहा है कि नहीं प्रॉपरली मुझे पता नहीं, थोड़ा सा आप जूम करके इसको देख सकते हो। लेकिन दिस इज स्मॉल टेक्स्ट का फॉन्ट आपको नीचे कम दिखता रहेगा, एंड दिस इज टू स्मॉल टेक्स्ट का फॉन्ट तो और भी कम दिखता रहेगा। हैव यू एबल टू सी द डिफरेंस? Yes. Yes, sir. एंड मेरे सारे स्टूडेंट को सुपर स्क्रिप्टेड टेक्स्ट और सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट ये दोनों भी दिखते रहेंगे प्रॉपरली वर्क करते समय। यस सर ओके गाइस, Yes, sir. क्लियर विद दिस? समझा सबको? So Yes. this is the basic program of HTML. Clear everyone? Yes. चलिए, कुछ डाउट नहीं है तो इसको लिख ले फिर अपने नोटबुक के अंदर। Yes. चलिए जी, आप अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। अंडर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी HTML। जरा HTML का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए एंड देन HTML के ये फॉर्मेटिंग टैग्स लिखेंगे हम लोग। चलो पहले HTML का इंट्रोडक्शन लिखिए। Start writing the answer, complete and tell me. I change the slide. ये पहला प्रोग्राम एकदम बेसिक था। ये बस आपको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एक स्टार्टअप देने के लिए। आगे जाके HTML के अपने को बहुत डिफिकल्ट एप्लीकेशंस देखने हैं। Done, sir.
Done, sir. Okay, then we'll write the example. हाँ, ये हुआ सबका लिख के? Yes, sir. Yes. Done, sir. Is it done properly? Hello students. Yes. हुआ सबका लिख के? Yes, sir. Okay. Yes. So last but not the least,
मैंने क्या क्या कहाँ पे पढ़ना है वो तो आपको बता दिया। एक बार सब्जेक्ट के अंदर क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। आपको तो पता है बाकी सारे सब्जेक्ट की तरह अपने आईपी के अंदर भी टोटल 6 मॉड्यूल्स अपने को पढ़ने हैं। उसमें से मॉड्यूल नंबर 1 जो है उसका नाम है इंट्रोडक्शन। अच्छा, भले मॉड्यूल का नाम है इंट्रोडक्शन, लेकिन इसके अंदर ना 2 टेक्नोलॉजीज हम लोग पढ़ने वाले इन डेप्थ। पहले का नाम है HTML, जो हमने आज स्टार्ट किया। ऑब्वियसली आगे जाके बहुत कुछ देखना है HTML के अंदर। एंड दूसरा जो इसके अंदर पढ़ने वाले उसका नाम है CSS। CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। जो अपने आईपी का सेकंड चैप्टर है ना उसका नाम है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। जैसे नाम से पता चलता है, जिधर एक्चुअली हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड बनाना सीखने वाले, उसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपमेंट में अपने को जो टेक्नोलॉजी यूज करना है उसका नाम है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले। अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अंदर DHTML भी पढ़ने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग जेसन फाइल फॉर्मेट भी पढ़ने वाले। तो 3 अलग अलग और बड़े बड़े टेक्नोलॉजीज अपने को फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंदर पढ़ने। तीसरा चैप्टर अपने सिलेबस का सबसे हाईएस्ट वेटेज वाला, सबसे बड़ा, रादर सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है, जिसका नाम है बैक एंड डेवलपमेंट। जिसको जावा आता है ना उसको बैक एंड डेवलपमेंट समझ में आ जाएगा, क्योंकि बैक एंड डेवलपमेंट में हम लोग प्योरली सारे जावा एप्लीकेशन यूज करने वाले। बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर भी ना टोटल 4 टेक्नोलॉजीज अपने को पढ़ने हैं। पहले का नाम है सर्वलेट, मैंने थोड़ी देर पहले वर्ड यूज किया था आपके सामने। दूसरे का नाम है JDBC। तीसरे का नाम है JSP एंड चौथे का नाम है JSTL। चलो अभी इनका फुल फॉर्म बता देने बैठता मैं। JDBC जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, JSP जावा सर्वर पेजेस, JSTL JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी। ये 3 अलग अलग टेक्नोलॉजीज सब मिलके अपने को देखने अपने मॉड्यूल नंबर 3 में, जिसका नाम है बैक एंड डेवलपमेंट। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 4 का नाम है RIA, रिच इंटरनेट एप्लीकेशन। उसके अंदर भी अपने को 2 टेक्नोलॉजीज पढ़ने। एक का नाम है एजैक्स और दूसरे का नाम है jQuery। तो अगेन थोड़े से जावा रिलेटेड ही, लेकिन ये 2 टेक्नोलॉजी अपने को RIA के अंदर रिच इंटरनेट एप्लीकेशन के अंदर पढ़ने। मॉड्यूल नंबर 5 अगेन 2 टेक्नोलॉजी के साथ आता है। एक का नाम है PHP एंड दूसरे का नाम है XML। चैप्टर का नाम ही वही है, PHP XML। अपने को PHP भी पढ़ना है, अपने को XML भी पढ़ना है। मॉड्यूल नंबर 6 इतना सिलेबस रखे कि मॉड्यूल नंबर 6 उनको छोटा करना पड़ा। मॉड्यूल नंबर 6 के अंदर हम लोग बस एक ही टेक्नोलॉजी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है React.js, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट ये आपका आईपी का सिलेबस है। अभी तक हर प्रोग्रामिंग के अंदर आपने एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था। इधर आपको हर बार नया 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 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना है। जावास्क्रिप्ट, जेसन, JDBC, JSTL एक दूसरे से एकदम अलग अलग। तो काफी सारा नया पढ़ने वाले आपके इंटरनेट प्रोग्रामिंग के अंदर। मजा आता है मुझे सिखाते समय भी, आपको पढ़ते समय भी। ओके, तो आज एज अ फर्स्ट लेक्चर, एज अ डेमो लेक्चर हम लोग इधर ही स्टॉप करेंगे। वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट लेक्चर विथ आवर एंटायर सिलेबस। ओके स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. तो चलिए दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे। चलिए, Thank you, sir. चलो, थैंक यू, यू ऑल कैन लीव। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। Bye, sir. Night 2. बाय बाय बाय।
सर एंड करू हेलो हाँ हाँ वैभव एंड करा. गुड